ठीक है, तो बेटा अपन आगे बढ़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आगे बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, फिर मेरे को दूसरा थियरी आगे करना है। प्लीज स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.67। चल बेटा। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4। रेडी? हाँ तो बेटा पढ़ तो। A of Agra sent on consignment goods value ₹1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2016. रिपीट। A of Agra sent on consignment goods value ₹1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2016. ठीक है, ए ने बी को 1 लाख का कंसाइनमेंट भेजा। ठीक है बच्चा, ए ने बी को 1 लाख का कंसाइनमेंट भेजा। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 4 का अपन यहाँ मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जरा मजा आवे। चल बेटा। He incurred the expenditure of ₹12,000 on freight and insurance. His accounting closes on 31st December. B was entitled to commission of 5% on gross sale plus a Dell creditor commission of 3%. ठीक है ना, कमीशन दोनों प्रकार के, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन बच्चा। हाँ, तो वो है 5%, ये है 3%, तो मिलके हो गया 8%। चलो। Consignment by incurring expenses ₹3,000 for goods consigned. रिपीट द लास्ट। To move the consignment by incurring expenses of ₹3,000. बराबर। चलो। On 31st December 2016, B informed on phone that he had sold all the goods of ₹1,50,000 by incurring selling expenses of ₹2,000. बाबू जी, उसने सेल किया प्लस उसका कोई खर्चा भी किया है बी ने। चलो। He further informed that only ₹1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable. बाबू जी, रेस्ट इज इरिकवरेबल मतलब बैड डेट्स भी है बच्चा, बैड डेट्स का ट्रांजैक्शन भी है। लेकिन तेरे को बता दूं, देयर इज डेल क्रेडिटर कमीशन, दैट मींस बैड डेट्स इज द लॉस फॉर कंसाइनी एंड दिस बैड डेट्स इज नॉट द लॉस फॉर कंसाइनर। डू यू एग्री विथ मी? समझ में आया? चल बेटा। I could be sending the check in a day or so for the amount due along with the पेड चेक। ठीक है ना, लास्ट में लिखा है पहले तो बैड डेट्स की एंट्री है ₹2,000 बिकॉज इट इज ऑन इरिकवरेबल, और आगे की बात करूं तो अमाउंट ड्यू वाज सेंट बाय चेक। चल बेटा आगे। Jan 2017, A received a check for the amount due and incurred bank charges of ₹2 for collecting the check. अब जी बैंक ने चार्ज लिया कलेक्शन चार्जेस। जूने जमाने में ज्यादा चार्ज लगता था, खास करके आउट स्टेशन का चेक होता है ना, तो बैंक टेक चार्जेस। बच्चा, ₹260 का चार्जेस लिया है, बैंक चार्जेस। ठीक है। At the bank account. तो ठीक है बेटा।
आपके सामने सब ट्रांजैक्शन मैंने लिख दिए मोर और लेस इफ यू सी। डेल क्रेडिटर कमीशन, कमीशन एक्सपेंस। एक बात बता दूं, देर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे बोला जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, खाली एक दो ट्रांजैक्शन इधर उधर के हैं, इजी है। चलिए चालू कर ही लेते हैं। स्टार्ट कंसाइनमेंट अकाउंट। इसने बैंक अकाउंट भी पूछा है, ठीक है लिख ले बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लाइन के लिए चाहिए। और एक अकाउंट और पूछा है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। जो बैंक चार्जेस है उसको प्रोविजन में डाल सकते हैं, बाकी प्रोविजन का मुझे कुछ दिखता नहीं है, करेंगे। चल कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी, बीज अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, लास्ट का 2-3 लाइन इनफ है, एक ही तो ट्रांजेक्शन है बैंक का। बच्चा पहला क्वेश्चन लेने के वो लोग वायर काढ़ी नाखे। હા ઈપીપીએક્સ માંથી કાઢી નાખે એટલે એ એટલી સ્પેસ આવી જશે। चलो बेटा चालू करें, आप बोलो तो। चल तन्वी बेटा चालू कर। King of Agra sent on consignment goods value rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2016. स्टॉप बेटा चालू करो। डेट इज गिवन March 1st 2016। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1 लाख ले ले। गुड्स सेंट बच्चा, चल बेटा। He incurred the expenditure of rupees 12,000 on freight and insurance. स्टॉप, आगे बढ़ते जाओ। सेम डेट और क्वेश्चन मार्क चलेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बेटा अभी डायरेक्ट लिख डालो तो चलेगा नहीं, इनका एक्सपेंस ऑफ 12,000 फ्रेट ये वो वगैरह। चलो His accounting year closes on 31st December. B was entitled to a commission of 5% on gross sales plus their credit commission of 3%. मैं वापस याद दिला देता हूँ, ये कमीशन का पॉइंट में लास्ट में भूल जाता है।
क्या अपने को तो क्वेश्चन पूरा करने में फिर घाई में अपना रह जाता है भाई, नहीं करने का है, नहीं आता है, ऐसा नहीं है। इसको नीचे टपका के रखने का, क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है और कमीशन रह जाता है, तो भागा भागी में कभी छूट जाता है। तो ये बात मैंने आगे भी बोला है, आज वापस बोल रहा हूँ, एक आध बार और बोलूंगा, ये आदत डालना, क्योंकि इन लोग टर्म्स कंडीशन पहले दे देते हैं, फिर अकाउंट सेटलमेंट तक पहुंच जाते हैं और अपना फिर कमीशन का पॉइंट छूट जाता है। कमीशन का नीचे पॉइंट टपका के रख रहा हूँ, मैं भी रख रहा हूँ, तुम्हारे पास बुक है तो जरा कमीशन ऐसा करके छोड़ के रखो, मतलब मुझे याद आवे और कुछ नहीं। चल बेटा। We took delivery on the consignment by incurring expenses of rupees 3,000 for gold consignment. बाबूजी, बी ने डिलीवरी लिया, एक्सपेंस किया, डेट इज नॉट गिवन, बी का एक्सपेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बेटा ये उनके एक्सपेंस है और अमाउंट है 3000, कंसाइनमेंट टू बी 3000, गिव सेकंड इफेक्ट इन बी by consignment, amount 3000. चलो। On 31st December 2016, we informed on phone that he had sold all the goods of rupees 1,50,000 by incurring selling expenses of rupees 2,000. Repeat. On 31st December 2016, we informed on phone that he had sold all the goods of rupees 1,50,000 by incurring expenses of 2,000. B sold goods 150. Entry B account debit to consignment. $1,50,000. B account debit to consignment. In consignment, by B's account into bracket sales. $1,50,000. चल बेटा आगे। एक्सपेंस कितना है 2000, तो entry consignment account debit to B's account, it is another expense please, and amount 2000. In B's account by consignment, it is 2000. चलो बेटा। He further informed that only rupees 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable. Stop. Repeat. He further informed that only rupees 1,40,000 had been realized and rest was considered irrecoverable. देखो बेटा, सेल हुआ 150 का, उसमें से 148 उस बोलता है कि रिकवर होगा, मतलब 2000 का बैड डेट से बच्चा। लेकिन ये बैड डेट्स का मैंने लास्ट कल परसों जब भी क्वेश्चन कराया तो बैड डेट्स का एंट्री पास किया, कल भी कराया था, इफ यू रिमेंबर। क्यों? तो कि डेल केडर कमीशन अपन ने उसको नहीं दिया है। आज इस क्वेश्चन में डेल केडर कमीशन था। प्लीज सी माई कलेक्शन। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था तब देखो थर्ड पॉइंट मेरा कमीशन का है, नॉर्मल कमीशन 5%, डेल केडर 3%। ऐसा मैंने जब क्वेश्चन पढ़ता हूं ना तो जरा अंडरलाइन करने की मेरी आदत है। अभी आपके पास बुक नहीं, इसलिए मैं आपके लिए सब लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइट रहता है कि क्वेश्चन में क्या है। तो देयर इज डेल केडर कमीशन 3%, मतलब ये जो बैड डेट्स हो रहा है, ये बैड डेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चा, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनी। Therefore, in the books of consignor, for these bad debts rupees 2000, answer no entry. नकुल बच्चा समझता बेटा? नो एंट्री। यस सर। चल बेटा
आगे चलो। Will be sending a check in a day or so for the amount due along with the account sale. हाँ वापस पढ़ पूरा। He further informed that only rupees 1,48,000 had been realized and rest was considered irrecoverable, and would be sending a check in a day or so for the amount due along with the account sale. ठीक है, गो अहेड चल। ये इंफॉर्मेशन है, बाकी का वो चेक दे देगा। चल आगे, अभी क्वेश्चन जरा आगे बढ़ने दे, फिर चेक की स्टोरी लेता हूँ। On 5th Jan 2017, A received a check for the amount due from B and incurred bank charges of rupees 260 for collecting the check. 1 minute, रिपीट। On 5th Jan 2017, स्टॉप, A रिपीट। on 5th Jan 2017. स्टॉप। क्या नाटक कर रहे थे मैं? बेटा जरा वो सामने देख स्क्रीन पे, वो चेक पेड का है ना, यहाँ मैं डेट लिख रहा हूँ जानबूझ के तेरे लिए, एंड दैट इज 5th जनवरी 2017। जरा देख तो बेटा, स्क्रीन पे देखो सब लोग, मैंने डेट डाला। बाबूजी, I am not concerned with this transaction because I am concerned only for the year ending 31st of December 2016 बेटा। तो ये चेक मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, 5 तारीख को मिला बोला ना, तो इसकी एंट्री 5 तारीख को जाएगी, जरूर जाएगी। अपने को ईयर एंडिंग 2016 31 दिसंबर तक का कार्यक्रम करना है, तो 31 दिसंबर तक में इसका नो एंट्री बेटा, क्योंकि पैसा अपने को नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, तो उसकी एंट्री नेक्स्ट ईयर में आएगा। ट्रू, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 16 है अपना, तो 31 दिसंबर 16 में इसका नो एंट्री। हाँ, तो आप बोलेंगे सर ये चेक मिलेगा, उसका आएगा ना एंट्री। आखिरी बात है, तो 31 दिसंबर को आप क्या करेंगे? सीधी बात है, 31 दिसंबर को ये बंदे से मुझे पैसा नहीं मिला है, मतलब बी का अकाउंट में क्लोज करूंगा, लेकिन बैलेंस खड़ा रखूंगा। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर तक सर आपको पैसा कहाँ मिला है? चेक मिला है देख 5 तारीख को, चेक मिला है देख 5 तारीख को। समझ में आया? तो बेटा 31 दिसंबर को मैं अकाउंट क्लोज करूंगा तभी, तो उसके पास से जितना पैसा अपने को ड्यू है लेना है, वो बैलेंस कैरी डाउन करके खड़ा रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड्स आई यूज्ड। चेक मिला, हाँ, उसकी एंट्री आएगी, आनी चाहिए, 5 तारीख को आएगी, अगले साल में आएगी। नकुल भाई डेट पे वजन दे रहा हूं, क्योंकि अपना ईयर एंडिंग दिसंबर 16 है बेटा, चेक मिल रहा है 17 में, तो जब भी मैं अकाउंट क्लोज करेगा 31 दिसंबर को कंजाइनी का अकाउंट क्लोज होगा, तो कैरी डाउन खड़ा रहेगा। कैरी डाउन खड़ा रहेगा मतलब ही इज माय डेटर, आई हैव टू रिकवर फ्रॉम हिम। हाँ, फिर वो नेक्स्ट ईयर में ब्रोट डाउन करके चालू हो जाएगा और ये पैसा मिल जाएगा, उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ट्रू, इज इट क्लियर? और इसीलिए उसने वो प्रोविजन का अकाउंट का नाटक किया। प्रोविजन मतलब फ्यूचर के एक्सपेंस। तो अभी मेरे को भी आइडिया मिले, ये डेट अभी ध्यान में लिया, तो जो बैंक चार्जेस लगा रहा है ना, देखो मैंने नीचे लिखा 260, इफ यू कैन सी दैट। तो ये खर्चा तो वास्तव में इस साल का है, कंसाइनमेंट का है, लेकिन खर्चा होने वाला है तो अगले साल में। तो ये 260 को अपने को प्रोविजन करके खड़ा रखने का। इज इट क्लियर? क्योंकि वास्तव में नहीं तो प्रोविजन का मेरे को कोई यूज नहीं लगा, मैंने इसलिए अकाउंट भी नहीं बनाया, क्योंकि प्रोविजन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के लिए कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, करने का है, उसको प्रोविजन बोलते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे सर आप प्रोविजन इसलिए बोला क्योंकि आपका साल 16 में खत्म और ये बैंक चार्जेस वगैरह 17 में होने वाला है, लेकिन ये खर्चा 16 का है क्योंकि ये खर्चा कंसाइनमेंट का है। तो वो जो बैंक चार्जेस का 260 है ना, देख मैंने लिखा है, उसको अपन शो करेंगे इस साल में, भले ये खर्चा असली में होगा अगले साल में, और इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोविजन। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोविजन।
तो ये चेक का एंट्री अभी मत, अगले साल आएगा, इस साल उसका अकाउंट कैरी डाउन करके खड़ा रहेगा। चल बेटा, The amount was credited by the bank on 9 Jan 2017. है ना, 5 को चेक मिला और वो क्रेडिट हो गया 9 को। वंस अगेन इट इज रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, तो बैंक अपना चार्ज भी लेगा अगले साल में, मगर ये खर्चा कंसाइनमेंट का है, मतलब ये खर्चा इस साल का गिनने का, और इसीलिए ये जो बैंक का कलेक्शन चार्जेस है उसको प्रोविजन करके अपन कंसाइनमेंट में शो करेंगे। मैं करूंगा क्योंकि इन्होंने प्रोविजन अकाउंट पूछा है, तभी मैं थोड़ा नाराज था कि प्रोविजन की क्या जरूरत है, कोई खर्चा ऐसा प्रोविजन। अभी यहाँ ये जो डेट देखा ना कि 17 में चेक मिला, बैंक चार्जेस 17 में जाएगा, मगर ये बैंक चार्जेस तो वो चेक का है, चेक कंसाइनमेंट का है, तो बैंक चार्जेस भी कंसाइनमेंट में डालना चाहिए, और इसीलिए अपन बैंक चार्जेस का खर्चा इस साल में लिखेंगे एज अ प्रोविजन, मतलब वो अगले साल में जाएगा। हम करूंगा, थोड़ा थोड़ा तेरे को वार्म अप कर रहा हूँ खोपड़ी में। चल बेटा, हो गया सर। राइटअप देखो, मैंने मेरे बुक के नीचे वो लिखा है कमीशन, तूने लिखा था हाँ तन्वी? सर। देखो, नहीं तो मेरे को कमीशन का पॉइंट छूट जाता बेटा। आपको सच बताता हूँ, देखो इसने बोला हो गया, मैं टोटल मारने का चालू कर सकता हूँ क्योंकि हो गया ना। हाँ, तो हो गया तो टोटल ही मारेगा ना मैं। बेटा भूल जाते अपन कमीशन। चल भाई, वो कमीशन का एंट्री लेने दे, 5%, 3%, बोले तो 8%। आ जा रे, एंट्री पास कर, मदद कर मेरे को। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। हाँ, यू में से 31 दिसंबर तो भी चलेगा। कमीशन जरा गिन के बोलो तो भाई, 5% प्लस 3%, 12। 8%। बेटा 8%, वो 1,50,000 पे ले ले। नकुल भाई कितना बोला? 12,000 सर। Correct. So this is the commission, total commission I have to pay. That is 5% plus 3%, total commission 12,000। बी में इफेक्ट दे दे, बाय कंसाइनमेंट 12,000। ठीक है, अभी अपन अकाउंट क्लोज करेंगे। हाँ, रही बात तो चेक की, रही बात बैंक चार्जेस की, अगले साल में आवेगा। नकुल भाई टोटल मारिए कंसाइनमेंट अकाउंट। सर टोटल 1,50,000। ठीक है बच्चा, बैलेंस 20,740 रुपये। दैट इज प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट बैलेंसिंग। बेटा अभी कंसाइनी बी का अकाउंट देखना, मेरा थोड़ा नाटक है। नॉर्मली मैं अज्यूम किया है, एक आध दो बार आपने लिखा, मैंने लिखाया था कि चेक मिल गया। यहाँ साल खत्म हो रहा है मगर पैसा नहीं आ रहा है। 31 दिसंबर 2016 नकुल भाई, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा जरा अमाउंट बोलना। 1,33,000 बैलेंस। 150 कितना बोला बेटा? 1,33 1 33 लाख 33। 1,33,000। 1 जनवरी, ऐसे में नाटक चालू रखता हूँ क्योंकि चेक का मुझे शो करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लीज लुक हियर, मिस्टर बी इज माई डेटर, डेबिट साइड 1,33,000।
नकुल भाई गाड़ी दिख रही है? 17 में आ गया मैं। हाँ सर। और 17 में मुझे कौन सी तारीख को बेटा चेक मिले थे? मैंने उधर शो किया था तेरे को 5 तारीख 5 तारीख को। तो चल पैसा ले ले बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, सर। या उसने बैंक अकाउंट भी बोला था तो ले ले। 5 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 1,33 इन बीज अकाउंट बाय बैंक। और ये चेक का वो चार्जेस था, वो जो बैंक का चार्जेस है बेटा 260 रुपया। यू मे कंसिडर कंसाइनमेंट को वो टाइम पे भी डाल सकते थे, या तो आप इसको फाइनेंशियल चार्जेस करके पकड़ सकते हो, क्योंकि ये बैंक का कलेक्शन का खर्चा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बैंक में से उन लोग मेरा इतना पैसा काट लेंगे। कितना पैसा काटेंगे? 260 रुपया। जरा समझ लेना बच्चा, इतना पैसा मेरा 260 रुपया। अभी मेरे को एक बात बोलना है, 260 रुपये का मुझे एंट्री है ना कंसाइनमेंट में शो करना जरूरी है बेटा। नकुल भाई तुमने मेरे को आंसर बोला, लेकिन 260 रुपये का मैंने एंट्री पास नहीं किया, क्योंकि 260 का एंट्री अभी आ रहा है। ऊपर ने टोटल मैंने तो मार किया दिया। था सर। अच्छी बात है, गुड। 31 जरा एक काम करो, तो भले इसने कर लिया, टोटल सही है इसका, इतनी अच्छी बात है। 2 प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये मैंने बताया था ना कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस वो जो बैंक चार्जेस का है ना, बैंक चार्जेस का प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बेटा जरा 260 डेबिट कर डालो। इसने किया, अच्छी बात है, गुड, अप्रिशिएटेड। ये मैं बता रहा था ना कि प्रोविजन क्यों पूछा है, क्यों पूछा है बेटा। तो ये प्रोविजन लास्ट ईयर लास्ट दिन में मैंने कर दिया, देखो 31 दिसंबर को। ये खर्चा कंसाइनमेंट का है, मतलब कंसाइनमेंट में आना चाहिए। मैं 2-3 बार रिपीट कर करके आपके खोपड़ी में डाला था ये पॉइंट। ये बैंक चार्जेस चेक के पीछे है, चेक कंसाइनमेंट का है। तो ये बैंक चार्जेस अपने को कंसाइनमेंट के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, जो मैंने किया। बाबू जी सेकंड इफेक्ट वो प्रोविजन अकाउंट में दे दीजिए। प्रोविजन अकाउंट में खोल देता हूं, देखो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट 31 दिसंबर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। इट इज बैंक चार्जेस 260। जरा देख लो, ये 31 दिसंबर का एंट्री प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। और ये खाता भी नकुल भाई बंद कर दीजिए, कैरी डाउन कर लीजिए। ब्रोड डाउन आ जाएगा 1117 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 260। प्रोविजन मतलब फॉर फ्यूचर। 260 का खर्चा मैंने प्रोवाइड करके रखा लास्ट ईयर कि बैंक चार्जेस मुझसे बैंक लेगी। अच्छा, वो चेक अभी जब क्लियर हो रहा है, क्लियर कब हो गया बच्चा? डेट देख तो तन्वी, इट इज ऑन 9th। ओके, मिला क्या? तो बैंक
बैलेंस क्लियर हो गया तो वो बैंक मेरे से पैसा लेगा, हो सकता है 5 तारीख को भी ले सकता है, 9 तारीख को भी ले सकता है। ठीक है, January 5 check is deposited by provision for expenses। 260 रुपया मेरा बैंक में से देखो कम हो गया, और वो जो प्रोविजन था ना वो पे हो गया 5 जनवरी 17 टू बैंक। देखो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और प्रोविजन पे हो गया। जरा देख लेना बेटा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 260 पे 2017 में, क्रिएट किया 2016 में, क्योंकि ये खर्चा तो लास्ट ईयर का ही गिना जाएगा ना, चेक का है, कंसाइनमेंट का है। मगर पे तो जब बैंक में हम भरेंगे, या तो बैंक पहले ही दिन ले लेता है या तो जब क्लियर होता है तब लेता है। तो ठीक है, पहले ही दिन जब चेक भरा होगा तभी बैंक ने ले लिया। नयन भाई समझा बेटा ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट? यस सर। बी अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मेरे को पैसा मिल गया 133। और बैंक अकाउंट को टोटल मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत से और भी ट्रांजैक्शन बैंक में होते हैं, तो नो नीड टू टोटल बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका कैरी डाउन करने का कोई मतलब नहीं होता है। इतना ही खाली छोटा बैंक अकाउंट नहीं होता, दुनिया भर के और भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बैंक का टोटल मारना नहीं होता है। तो बेटा 4 अकाउंट आपके सामने है, कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, बीज अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछो, क्योंकि मुझे आगे कुछ थियरी आज इंट्रोड्यूस करना है। नकुल भाई कुछ पूछना है बेटा? नो। चलिए जरा हेडिंग मार लीजिए। वो थियरी था ना, चलिए थियरी, गुड्स इनवॉइस अबाउ कॉस्ट, मतलब गुड्स सेंट एट अबाउ कॉस्ट। नकुल भाई जरा पहले समझना पड़ेगा ये क्या स्टोरी इसमें है। A is consigner, B is consignee, और जो गुड्स अपन उसको कंसाइन कर रहे हैं, मैंने आपको एक बार बोला था we send invoice, I call that invoice as pro forma invoice। Means full detail is given regarding the goods, how much of goods, what quantity, what quality, what size, what rate, what amount, and everything. So Mr. A consigner sends the goods to consignee Mr. B, also send a pro forma invoice which give the full detail about the goods। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब यहीं से अपने को नया पॉइंट शुरू करना है। So far I have said goods of 100 rupees, it is shown in the invoice also at rupees 100 only। नकुल भैया, goods of 100, it is shown at 100 means it is at cost।
अब देखना यही गुड्स 100 रुपए का है, इसमें मैं कुछ ऐड करता हूं जिसको मैं कहूंगा लोड अमाउंट, और उसको मैं 125 का इनवॉइस बना के भेजता हूं। तो बेटा देखो, कॉस्ट इज 100, लोड अमाउंट 25, इनवॉइस प्राइस इज 125। इज इट क्लियर? अब आप बोलेंगे सर ये क्यों करना चाहिए, कि आप 100 का गुड्स है तो पहले तो 100 में ही बेचते थे, अभी आप जानबूझ के ये नाटक कर रहे हो, 100 का गुड्स से आप इनवॉइस 125 का बना रहे हो। ट्रू, 100% true. I am preparing the invoice and showing the goods at 125. And of course, in my books also, entry will be recorded at invoice price in the books of consignor. Entries are recorded at invoice price in the books of consignor. अब जरा समझना क्या लफड़ा मुझे शो करना इधर। The first question is pending, yes sir, why are you increasing the price by 25 for no reason, making the invoice also at 125, and just unnecessary increasing some confusion and the doubts. Previously it was very simple, 100 का goods है, 100 का invoice है, 100 का सब entry है भाई, no tension. And now unnecessary I am creating some mess up. True. जरा इसका सीक्रेट सुनना नकुल भाई, दिस इज कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट। नकुल भाई, यस सर। क्या बिजनेस सीक्रेट होता है जरा सुनना। अभी थोड़ा तुम्हारा ये बुक में ये सब सीक्रेट नहीं दिया है, देखो ठीक है, वो एंट्री पास करके पूरा करता है, मार्क लो, मगर मेरिट्स नहीं आता बच्चे में। ऐसा क्यों किया जाता है, जरा मैं तुमको सीक्रेट देता हूँ। सी, व्हेन कंसाइनर सेंड्स द गुड्स टू कंसाइनी, सपोज एट कॉस्ट 100 ओनली, और वो जब उधर बेचेगा 140 में, 150 में, 160 में, व्हाट्सएवर, तो सीधी बात है कंसाइनी को मालूम पड़ने लगता है कि ये 100 का गुड्स है, अपन उसको 140 में बेच रहे हैं, 150 में बेच रहे हैं, 160 में। मतलब कंसाइनी अंडरस्टैंड द प्रॉफिट मार्जिन विच इज अर्न्ड बाय कंसाइनर, बिकॉज आई हैव सेंट at cost. So consignee come to know my secret of the profit. सीधी बात है, मैं सीधा हूं तो उसको सब मालूम पड़ गया। अब क्या होगा मालूम है, थोड़े टाइम के बाद, दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट कंसाइनी विल डू, यू नो, ही विल ड्रॉप द कंसाइनर। वो कंसाइनर को छोड़ देगा कि भैया ये साल आपसे काम करने का आखिरी साल है, अभी अपने को कोई कारण से काम नहीं जमता, नहीं करना है, वगैरह वगैरह जो भी बोलिए। And he will drop the work of consignor, and he will himself will start doing this business, or he will select somebody else. He will select somebody else. He will select somebody else as consignor. तो ऐसा क्यों किया रे? इनवॉइस प्राइस क्यों बढ़ाया, ऐसा दिया? आंसर, सामने वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए अपन कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, तो कंसाइनर कंसाइनी को डार्क में रखने के लिए इस प्रकार का प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाता है एट हायर प्राइस। आई कॉल इट लोडेड अमाउंट, सो दैट कंसाइनी विल ऑलवेज रिमेन इन डार्क कि इन लोग कितना कमाते हैं। नहीं तो बेटा सीधी बात है ना, कंसाइनी भी अपना खुद का एक सेपरेट लाइन चालू कर देता है, और ये ह्यूमन नेचर है बेटा, कि कोई भी इंसान ये काम करना शुरू कर देता है जब उसको मालूम पड़ता है अरे अरे ये लाइन में तो बड़ा प्रॉफिट है। देखो ये जियो वाला आ गया ना टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि उसको मालूम था ये 3G 4G 5G और 6G आएगा तो पब्लिक का यूज बढ़ जाएगा, तो वो भी ये लाइन में आ गया। इज द रियलिटी। बोलने का मतलब क्या है कि
उसको मालूम नहीं पड़े अपन कितना कमा रहे, इसीलिए अपन ऐसा काम करते हैं। आगे की बात सुन। अब मैंने बोला एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, अच्छी बात है ना। 150 की एंट्री होगी। अरे यार 150 की एंट्री होगी, हकीकत में गुड्स सेंट ऑन, सॉरी 125 की एंट्री होगी, हकीकत में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 रुपए का है। तो ट्रेडिंग में थोड़ी 125 जाना चाहिए, ट्रेडिंग में तो 100 ही जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये गुड्स तो 100 का है। तो जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सीधी बात है 100 रुपये ही जाना चाहिए बेटा, 125 थोड़ी जाएगा, क्योंकि 125 तो तुमने बनाया, 125 बनाओ 140 बनाओ तुम्हारी मर्जी यार, क्योंकि यू आर शोइंग दैट लोड अमाउंट बाय योर ओन विश। तो सीधी बात है ना, उसको अपने को ट्रेडिंग में तो 500, बाबूजी ट्रेडिंग में तो अपने को उसको 100 रुपये में ही ट्रांसफर करना है। तो अभी मुझे क्या करना है जरा सुनना। एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड, रिवर्स एंट्री will be passed for load amount. Reverse entry will be passed for load amount. जरा सोच लो, रिवर्स एंट्री पास किया जाएगा लोड अमाउंट के लिए, मतलब जो अपन ने एक्स्ट्रा अमाउंट चढ़ाया है वो अपने को रिमूव। बाबूजी मतलब पहली एंट्री 125 की पास किया, उसी एंट्री को तो रिवर्स पास कर। नकुल भाई, व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स सेंट? Consignment account debit to goods sent on consignment. 125, यही एंट्री को दोबारा रिवर्स कर, Goods sent on consignment account debit to goods consignment. 25 रुपये। सुना, 125 का पहला एंट्री और बाद में ताबड़तोड़ वापस रिवर्स एंट्री मार के 25 रुपया रिमूव कर डाला, मतलब नेट इफेक्ट 100 का चालू रहेगा। आप बोलेंगे सर ये नाटक क्यों? सीधी बात है, कंसाइनी को इनवॉइस में ये मालूम पड़ता है कि भैया ये गुड्स देखो 125 का है, अभी वो 140 में बेचेगा 130 में बेचेगा तो उसको ऐसे ही लगेगा ये बंदा कमाता कितना है, 5-15 रुपया। अपने को मालूम है अपन कितना कमा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? तो ताबड़तोड़ रिवर्स एंट्री पास करना है और ये इफेक्ट को रिमूव करना है। बाबूजी एक और बात, व्हाट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सीधी बात है ना, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा बेटा? ये प्रश्न तो आएगा ही। तो कि कंसाइनी को पूछा जाएगा भैया आपके पास आपके गोडाउन में कितना गुड्स अनसोल्ड है, तो कंसाइनी रिपोर्ट जब करेगा, कंसाइनीज रिपोर्ट कि भाई मेरे पास इतने का गुड्स है, तो सीधी बात है इट इज एट इनवॉइस प्राइस ओनली। ए भाई जरा सोचना, नकुल अपन कंसाइनी को पूछेंगे कि भाई कितना गुड्स अनसोल्ड है, तो कंसाइनी बोलेगा इतने का गुड्स अनसोल्ड है। सोच, कंसाइनी बोलेगा इतने का गुड्स अनसोल्ड है, तो वो जो अमाउंट बोल रहा है वो कौन सा है? Invoice price. क्योंकि उसको तो वही मालूम है, वही बोलेगा ना। उसको तो जो मालूम है कि भाई ये माउस अपने को मालूम है 100 का है, अपन ने उसको बोला 125 का है, अभी उसके पास ये माउस अनसोल्ड पड़ा है, अपन बोलेगा भाई कितने का है, तो वो तो 125 ही बोलेगा, क्योंकि उसको तो यही इंप्रेशन में कि ये माउस उसको मिला है 125 में, तो वहां अनसोल्ड पड़ा था 125। मतलब valuation of closing stock, consignee's report will be always at invoice price। तो सर वो तो ठीक है, कंसाइनी तो वही बोलेगा क्योंकि उसको तो वही मालूम है। मगर एक मिनट, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट सही है?
कंसाइनी ने तो वही बोलना है क्योंकि उसको तो वही मालूम है, लेकिन मुझे तो मालूम है ना कि ये गुड्स, ये माउस वो बोलता है 125 का, मुझे तो मालूम है ये 100 रुपए का है। तो क्या करने का बाबूजी जरा देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जरा समझ लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनवॉइस प्राइस का एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनवॉइस प्राइस का एंट्री पास करेंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या आता है नकुल भाई जरा बोलना मेरे को। Inventories on consignment account debit to consignment. रिपीट। Inventory on consignment account debit to consignment. करेक्ट, एट इनवॉइस प्राइस। जरा सुनना, अभी दूसरा एंट्री बी करके मैं खड़ा हूं। हाँ सर। रिमूव लोड एलिमेंट। बेटा लोड का जो पैसा तूने ऐड किया होगा उसको रिमूव कर। लोड का जो अमाउंट उसमें ऐड हुआ है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस में है 125 का, वो कंसाइनी मेरे को स्टॉक बोला, ठीक है, बोला तो वो गलत नहीं बोला है, लेकिन जब मुझे मालूम है कि साहब जी इसमें लोड अमाउंट है तो आई मस्ट रिमूव दैट लोड अमाउंट, आई मस्ट रिमूव दैट लोड अमाउंट। बाबूजी इस लोड अमाउंट को एक प्रकार का अनअर्न्ड प्रॉफिट भी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड अनअर्न्ड प्रॉफिट। इसको हम लोग एक प्रकार का अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, अनअर्न्ड प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट के लिए मैं एक शब्द वापर रहा हूं, रिजर्व। जैसे आपने देखा जनरल रिजर्व, तो प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं हम लोग रिजर्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जरा ध्यान रखना बच्चा, मैं एक शब्द प्रॉफिट बोला, उसमें से एक रिजर्व शब्द लाया, और ये प्रॉफिट, ये रिजर्व, ये स्टॉक के अंदर है, तो इसको बोला जाएगा इन्वेंटरी रिजर्व अकाउंट। एक नया अकाउंट मैं यहां ओपन करने की बात कर रहा हूं। नाम बताया इन्वेंटरी रिजर्व अकाउंट। रिजर्व मींस प्रॉफिट, के इन्वेंटरी यानी स्टॉक, स्टॉक के अंदर कुछ अमाउंट प्रॉफिट का 25 रुपया अपन ने शो किया है। बेटा तू इसको इन्वेंटरी रिजर्व के द्वारा वो 25 रुपया हटाने का काम करेगा। मतलब जो इन्वेंटरी कंसाइनमेंट के पास पड़ा है ना, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अपन बोले ना 125, उस इन्वेंटरी को अपने को कम करना है। मतलब ये अपने को इन्वेंटरी का अमाउंट उसमें से निकाल देना है। मतलब 125 का स्टॉक नहीं है, 100 का स्टॉक है नकुल भाई। तो इन्वेंटरी रिजर्व ये 25 रुपये का अकाउंट में चालू करूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक, जरा एक मिनट इधर ध्यान देना, बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में बताएगा इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा ये इनवॉइस प्राइस पे 125 पे खड़ा है, जरा देखना, तो उसमें से लेस मैं कर दूंगा 25 रुपया इन्वेंटरी रिजर्व का। इन्वेंटरी रिजर्व 25, देख मेरा स्टॉक आ गया 100। नकुल भाई जरा नाटक देखो मेरा, स्टॉक 125 एट इनवॉइस प्राइस, हकीकत में ये 100 का है, तो सर 25 निकालो, निकाला कैसे, क्योंकि वो इन्वेंटरी रिजर्व उसमें, ये बैलेंस शीट बताया जानबूझ के चित्र, ताकि तेरे को आइडिया मिले कि मैं तो वास्तव में ये स्टॉक को 100 में लेके आया। कैसे, क्योंकि 25 रुपया माइनस करके, 25 रुपया माइनस करके। बेटा मैं तेरे सामने एंट्री रखूंगा, तेरे को अच्छा लगेगा। पहली एंट्री स्टॉक की क्या है, जरा ए वाली एंट्री बताना तो। Inventory on consignment account debit to consignment. इन्वेंटरी ऑन
consignment account debit inventory on consignment account debit to consignment. कंसाइनमेंट अकाउंट। जरा देखना, जानबूझ के मैं एंट्री भी पास करके थोड़ा खेल बढ़ा रहा हूँ, भले टाइम पास हो लेकिन मजा आएगा सीखने का। 125 और अभी बी एंट्री, रिमूव द लोड अमाउंट, यानी कि प्रॉफिट जो अंदर हमने डाल के रखा है, रिजर्व जिसको बोलिए। तो बेटा अभी ये 25 रुपया मुझे रिमूव करना है। आई एम गोइंग टू ओपन द न्यू अकाउंट, इन्वेंटरी रिजर्व अकाउंट। जरा उसका एंट्री सुन लें। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 25 टू इन्वेंटरी रिजर्व अकाउंट। देख तो नकुल, ऊपर की एंट्री देख तो, और ये दूसरी भी एंट्री देख। दोनों जानबूझ के मैंने एंट्री अभी पास किया तेरे लिए। जरा बेटा बराबर देखना, थोड़ा कलर मार देता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा। दैट वाज द फर्स्ट एंट्री एंड दिस इज द सेकंड एंट्री। बेटा जरा ध्यान दे इधर, 125, ये 25। ऊपर की एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय व्हाट अमाउंट नकुल? 125. ऊपर की एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिटेड बाय व्हाट अमाउंट? 125. दूसरी एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट इज डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट? 25. यानी फाइनली Balance बोले 100. तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 100. 100, क्योंकि अपना क्लोजिंग स्टॉक तो 100 का ही है ना बेटा। Yes sir. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ 125। पहली एंट्री देख, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट कितना दिख रहा है डेबिट देख, 125. वो 125 का एसेट में देख। लेकिन एसेट में मुझे 100 चाहिए, इसलिए मैंने वो नया अकाउंट ओपन किया। क्या नाम बताया रहा वो अकाउंट का? Inventory reserve. हाँ, क्रेडिट। और कंसाइनमेंट को डेबिट क्या देख, ताकि इन्वेंटरी रिजर्व जो 25 आया वो क्रेडिट है। क्रेडिट है ना कूल, वो क्रेडिट देख, एसेट साइड में से लेस किया। फाइल देख, क्रेडिट है देख, उसको एसेट साइड में से लेस किया एंड देयरफॉर वंस अगेन क्लोजिंग स्टॉक यू आर फाइंडिंग 100। इधर तक कुछ पूछना तो पूछो, 2-3 पॉइंट और बोलने हैं, लेकिन पहले इधर तक पूछ लो, क्योंकि मैंने जो चालू किया है गुड सेंट एट द प्राइस अबाउ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड लोड अमाउंट। पहले 100 का गुड 100, बाद में 125 में भेजा, और यहीं से असली मेरी स्टाइल नया डिस्कशन चालू हुआ। एंट्री विल कम एट इनवॉइस प्राइस, रिवर्स एंट्री विल बी पास टू रिमूव द लॉट। क्लोजिंग स्टॉक में भी वैसा ही, और उसको रिमूव करने के लिए नया अकाउंट मैदान में आ गया, इन्वेंटरी रिजर्व अकाउंट। और 2 एंट्री आपको दिया। गुड सेंट का ओरली एंट्री आपने बताया था, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि एंट्री वही है, फिर भी एंट्री दे दूंगा, घबरा मत। कुछ पूछना तो पूछो तो पहले। नकुल भाई। No sir. नयन बाबा। नो सर। अमीषा बहन जी। नो सर। अपना ये दूसरे लोग है कि नहीं वापस, सब लोग क्या अपना मुखड़ा नहीं बताते हैं? अपना कौन रहे? तन्वी बहन जी। हाँ सर समझा। सानिका बहन जी। समझा सर। अपना हेतवी बहन जी। नो डाउट सर। ठीक है, तो आप लोग को मैं लिखवा दूं ये, ताकि, क्योंकि अभी जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बेटा, इसके ऊपर करना है। इसलिए पहले मैंने वो कोर्स वाला चुन चुन के ले लिया, ताकि डिस्टर्ब नहीं करे घड़ी घड़ी ये वो। क्या उसका भी अपने को अच्छा प्रैक्टिस मिल गया, अभी इसका भी अच्छा प्रैक्टिस लेंगे। मेन बात थियरी बराबर पकड़ने का, क्योंकि थियरी समझेगा, बेसिक समझेगा तो प्रॉब्लम सोल्व करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लिख ले तो पहले, मैं दो चार एंट्री देना चाहता हूँ बीच में। 125 लिखा है सब लोग ने? एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन इनवॉइस प्राइस लिखा? नकुल भाई। हाँ सर. रिवर्स एंट्री विल बी पास फॉर लोड अमाउंट। समझा? हमेशा रिवर्स एंट्री पास करने का टू रिमूव द लोड। चलो एंट्री दे दो, लिख।
1 goods sent at loaded amount. नकुल एंट्री बोल. तो कौन सी वाली, एक बार वापस बोलो ना. Goods sent. गुड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. बराबर है. Remove the load. Second entry. Reverse to remove the load. Heading mark. Reverse to remove the load. Entry बोल नकुल. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. है ना. जरा भी चिंता नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो. जरा एक काम करो नकुल, ऊपर की एंट्री में लिखना 125 अमाउंट, दूसरी एंट्री में लिख अमाउंट 25, ताकि मेरे को मजा आवे. नहीं तो ऐसा लगेगा ऊपर वाली एंट्री कैंसिल हो गई. क्या अमाउंट होएगा तो जरा समझेगा. 125 ये 25 है. हेडिंग मार्क वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मेरे को कौन बताएगा नकुल? कंसाइनी. कंसाइन. तो वो तो बेचारा वही जानता है ना कि ये गुड्स इतने का है, मतलब इट इज एट इनवॉइस प्राइस, है ना. तो टेक डाउन इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 125. नीचे ब्रैकेट में लिख एट इनवॉइस प्राइस. नकुल 1 मिनट तो रुकना. क्या लिखा ब्रैकेट में? एट इनवॉइस प्राइस. बराबर है. जरा 1 मिनट शांति से सुन. ये एंट्री बराबर है, सब बराबर है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है. क्या कमी सुना बाबूजी? जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना, वो इसमें ऐड करने पड़ेगा कि नहीं नकुल? हाँ सर. अरे भाई, ये तो इनवॉइस प्राइस है बेटा. अभी इसमें एक चीज की कमी है. कौन सी चीज की कमी है बेटा? डायरेक्ट है एक्सपेंस. ना. वो अपन वैल्यूएशन करते तभी एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें नहीं लिखते क्या? ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी. डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ, याद है कि नहीं हम हाँ वैल्यूएशन सर. करते. तो अभी इसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने पॉइंट ऐड किया नहीं है. वो होने वाला है. जब प्रॉब्लम में आऊंगा तो उसका भी जिक्र होएगा. मतलब जरा शांति से सुन ले. इधर लिख ले मंगते हो तो नोट. एट इनवॉइस प्राइस लिखा ना, उसके नीचे वापस एक ब्रैकेट मार. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीड टू बी एडेड. हाँ, इधर ऐड नहीं हुआ है बेटा. नीड टू बी एडेड. पकड़ना ठीक से मेरे शब्द को. तो प्रॉब्लम आएगा तभी तो हम वो चीज का भी उपयोग करने ही वाला है. इनवॉइस प्राइस इज वन स्टोरी, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना है, दैट इज अ सेकंड स्टोरी बेटा. मतलब अभी मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का पॉइंट इसमें जोड़ के तुमको कंफ्यूज करने का काम नहीं किया. वो तेरे को आता है नकुल, समझता है? अरे भाई समझता है कि नहीं? यस सर. मेहर भाई, यस सर. है ना. वो पॉइंट आता है तुम लोग को, तो फिर भी मैंने जिक्र करके तेरे को पकड़ के रखा है कि वो पॉइंट भी इधर है, चालू है. भले उसका भी जिक्र नहीं है, क्योंकि अभी अपन बाजा बजा रहे हैं वो लोड का. तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का भी यहाँ मैंने बोला नहीं है. नेक्स्ट बी, रिमूव लोड अमाउंट. ऑफ क्लोजिंग स्टॉक.
Remove load amount of closing stock. Entry. Consignment account debit to inventory reserve account. Consignment account debit to inventory reserve account. बैलेंस शीट का में जरा इसको चेहरा बता दे, अच्छा लगेगा तेरे को. Inventory on consignment at invoice price 125 less inventory reserve, and therefore please see stock is appearing in the balance sheet at cost. एकदम साफ सुथरी बात तेरे सामने देख ले. अब मैं यहाँ एक दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूं. पहले इसमें कोई डाउट नहीं हो, बात आपका हो गया तो ही मैं क्या थोड़ा इधर उधर की बातें करूंगा तो इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. रेडी नकुल? यस सर. मान लो कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई. क्यों भाई? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सब कुछ हो सकता है. तो एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन से अमाउंट जाएगी, इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट? कॉस्ट सर. पॉइंट समझा कि नहीं बेटा? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, ये सब हो नहीं वाला है ना. तो अपने को वो अमाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट में से रिमूव करना है. बाबूजी, आपको एंट्री ऑलवेज इनवॉइस प्राइस पे ही शो करना है. हाँ, इनवॉइस प्राइस में शो करने का एक रिवर्स एंट्री पास करके लोड हटा देने का मतलब अपन वापस कॉस्ट पे आ जाएंगे, मगर सीधा अपने को कॉस्ट पे नहीं आना है. आर यू गेटिंग? मैंने एक ऊपर वाक्य लिखा था, एंट्री ऑलवेज कम, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. अगर जो आपका ध्यान पड़ रहा है तो उधर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे लाया मैं. हाँ सर. वो पॉइंट तभी मैंने इनडायरेक्टली खोपड़ी में आपके भरने का प्रयत्न कर दिया था, क्योंकि गुड्स जाएगा तो कंसाइनर तो यही बोलेगा ना इतने का लॉस हो गया. उसको थोड़ी मालूम है लॉस कितने का हुआ है. मैंने कितना लोड लगाया, बच्चा 20% लगाया, 25% लगाया, मुझे मालूम है. जब कंसाइनी का रिपोर्ट आएगा कि इतने का गुड्स जल गया है तो वो तो वही बोलेगा इतने का गुड्स जल गया है, कितना उसको मालूम है. हाँ, फिर मुझे उतने का रिकॉर्ड कर लेने का एट इनवॉइस प्राइस और फिर वापस रिवर्स एंट्री पास करके लोड का अमाउंट रिमूव कर डालने का, एंड देन आई विल फाइंड आउट द एक्चुअल लॉस. वापस बोलूं क्या नकुल? नकुल वापस बोलूं क्या? मेहन भाई सुनता है बेटा? हाँ सर. कंसाइनी को पूछेगा भाई कितने का गुड्स जल गया, बोलो, तो वो तो वही बोलेगा ना इतने का गुड्स जल गया. उसको तो वही मालूम है ना ये गुड्स इतने का, उसको थोड़ी मालूम है ये गुड्स कितने का असली में. तो बच्चा अपने को तो कंसाइनी का रिपोर्ट जो आएगा पहली एंट्री तो इनवॉइस प्राइस पे ही आएगी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उसमें से लोड निकाल, रिवर्स एंट्री पास कर. पॉइंट नंबर 3,
you will come to know actual loss or whatever the insurance claim you are going to get. There is another story. तो भाई इंश्योरेंस क्लेम का पॉइंट भी तो बीच बीच में नाचेगा कि सर इंश्योरेंस क्लेम आ सकता है, उसमें क्या है? और प्रॉफिट और लॉस यू विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. एंट्री आएगी इनवॉइस प्राइस पे, बोर्ड पे पहले ही छाप के रखा है. रिमूव द लोड, come to cost, insurance claim, and then find out profit or loss, balancing amount. जरूरी बात है ना, loss by fire हो, loss by theft हो, etc. Is it clear? ये तेरे खाली नॉलेज के लिए पॉइंट बोला हूं. Any doubt? तो ये गुड्स सेंट एट अबाउ कॉस्ट, इसमें मैं खाली आखिरी पॉइंट बोल देता हूं, जरा देख लेना. मैं कलर चेंज करके बातें कर रहा हूं. व्हाट इज द कॉस्ट? 100. व्हाट इज द लोड अमाउंट? 25. व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस बेटा? 125. बेटा बताना, मतलब लोड अमाउंट इज व्हाट परसेंटेज ऑन कॉस्ट? 25. लोड अमाउंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस? 125. हाँ, परसेंटेज पूछ रहा हूं. अरे यार हीरो मार रहा हूं, दिखता नहीं है तेरे को लाल लाल. ये 2500 पे बोले 25, ये 25 125 पे कितना? पहले सब मैथ्स के बच्चे बोलो. 20%. 20%. अरे यार ये 25 125 का कितना परसेंट है नकुल? 25 कितना परसेंट हो रहा है? तो क्या सर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 125 से डिवाइड करा लो. जिसके ऊपर ढूंढना है उससे डिवाइड करा लो. तो नकुल भाई सुनते हैं क्या बेटा? हाँ सर. इट इज 20%. है वापस ये 25 लोड कॉस्ट पे कितना टका? 25. इनवॉइस में से कितना टका? 20. ऐसा बोलना. 25 बोले तो 1/4, 20 बोले तो 1/5. आया क्या रे वो खोपड़ी में? 1/4 ऑन कॉस्ट. आगे बोल. 1/5 on invoice. इनवॉइस प्राइस मतलब सेल. अपन ने सेंड किया, कंसाइनर ने मतलब सेल किया इन सिंपल अदर वर्ड्स. ऑफ कोर्स इट इज नॉट सेल, ये खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ. बाय सेल इनवॉइस प्राइस. 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस. अपना था ना 1/5 ऑन सेल वाला है भाई. ऑन सेल इन अपॉन वन मोर. नकुल भाई देखा था क्या? हाँ सर. वो पॉइंट यहाँ भी लागू पड़ता है. 1/4 ऑन कॉस्ट, ये लिख ले ऐसा 25% 1/4 वगैरह. मांगता तो नीचे दोबारा लिख. Relation of profit on cost and on invoice price is same only as seen in past. ये वाक्य लिख डाल. Relation of profit on cost and on invoice price is the same. Is the same as on cost and on sale we have seen in past. लिखना तो लिख ले. 1/4 on cost is equal to 1/5 on invoice price. नकुल भाई याद आया कि नहीं ये सब? हाँ सर.
ठीक है बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम बाद में लेंगे, थोड़ा प्रिपरेशन जो भी तैयारी करता है करते रहना। एंडिंग द मीटिंग, ये नया टॉपिक यहाँ से चालू हो गया है, दैट्स इट।